तो स्कूल लेवल के होंगे, सेंटर लेवल के होंगे, मॉरिशस में शायद बैठकाओं में होगा, तो एक सेंटर आईडी जैसा होगा जो सेंटर को मिलेगा, उसमें वो 50, 100, 200 जितने बच्चे बिठाना चाहे बिठाए, मॉनिटरी शेयरिंग में कुछ होगी, उसको भी कुछ लाभ होगा। और ये विश्वविद्यालय उसका भारत में अलग जगह चला गया। तो मैं कह ही रहा था कि ये करिकुलम डिफाइन किया गया है, अब हम इसको ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के हिसाब से लॉन्च कर रहे हैं। लेवल 1 लॉन्च हो चुका है और 3000 बच्चे उसमें रजिस्टर भी हुए हैं। इंग्लैंड की यूके हिंदी समिति ने उसमें अपने आप को रजिस्टर भी किया है। तो जो जहां भी है हिंदी के काम पर है, वो अपना सेंटर रजिस्टर करे और जो उसको समझ में आए वहां से शुरू करे। अंततः जब वो लेवल 2, 3, 4 पे आएगा तो वो अपने आप स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, क्योंकि करिकुलम आगे जाके स्टैंडर्डाइज है ही। मैं लेवल 1 पे आपको बहुत सारे नियम नहीं बता सकता। मैं कहानी में भी कहता हूँ, जो कथाकार साहित्यकार वगैरह है, कि आप प्रतिमान क्यों स्थापित कर रहे हैं? कविता के नए प्रतिमान, कथा के नए प्रतिमान, प्रतिमान छोड़ो नया, जैसा दिख रहा है उसके बाद जाके देखो कि क्या दिख रहा है, और फिर आप बताइए, यदि आप वरिष्ठ आदमी तो बताइए कि तुम ऐसा लिखो यार, इसमें आगे चलो, इसमें ये भावना, ये कुछ यूनिवर्सल मूल्य आदि। तो मैं भाषा के बारे में ये कहता हूँ, शुरू करो, क्योंकि हिंदी अभी 150-170 साल पुरानी भाषा है। इतनी पुरानी भाषा भी नहीं है कि आप उसको उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखें, उसके अंदर बहुत सा काम करने की जरूरत है। ये 3 बातें मैंने भाषा को लेकर कही। अब एक बार मैं ये कह दे रहा हूँ कि ओलंपियाड की भावना इसलिए भी है कि हमने मान लिया कि हिंदी विश्व की तीसरी, चौथी, पांचवी जो जितनी बड़ी भाषा है उतनी बड़ी भाषा है। नए लोगों को पर साथ में आप सब जानते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, कि युवा लोग भाषा के प्रति आकर्षित नहीं होते, विशेषकर हिंदी भाषा को लेकर बहुत आकर्षण उनका नहीं। ऐसा क्यों है? तो रोजगार को लेके या बाकी चीजों को लेके, रोजगार तो उनके पास पर्याप्त है, उनको हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि पेरेंट्स जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, पालक उसकी बात करते हैं, और उसके जो मूल गुण है जो कोविड के बाद बहुत ज्यादा समझ में आए हैं लोगों को, तो मुझे लगता है कि हमको ऐसा हिंदी की कम्युनिटी के एक्सपेंशन के बारे में बात करना चाहिए। कम्युनिटी एक्सपेंशन कैसे हो? विदाउट थ्रेटनिंग एनी अदर लैंग्वेज, विदाउट थ्रेटनिंग एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, विदाउट थ्रेटनिंग एनी अदर लैंग्वेज व्हिच इज बीइंग टॉट इन एनी अदर कंट्री। तो हमने प्रतिस्पर्धा के बारे में सोचा, जिस प्रतिस्पर्धा में 1 करोड़ लोग बैठते हैं। मेरा लक्ष्य है, मैंने लंदन में कहा भी था, कि हम 1 करोड़ लोगों को बिठाएंगे और हर साल उसको बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। इस वर्ष हम लोग करीब 10 लाख लोगों को बिठाने का प्लान कर रहे हैं, और उसके लिए मास्टर क्लासेस भी होंगी, सपोर्टिंग कंटेंट भी बन रहा है, और एक तरह से जैसे प्रोफेशनल ओलंपियाड होते हैं उससे की बात है। अब मैं संस्कृति और साहित्य का जो पढ़ाने में संबंध है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आप लोग सांची जाने वाले हैं, है ना? मुझे ऐसे किसी ने कहा नहीं, मैं प्रशिक्षक ठीक हूँ और काफी लोगों को पढ़ा देता हूँ, इन्वॉल्व कर देता हूँ, वो डिस्कशन भी अच्छे करता हूँ। मुझे साहित्य में जो बात हर समय लगती रही कि साहित्य में इतिहास कैसे आएगा या साहित्य में संस्कृति कैसे आएगी विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक टोन ऑफ द स्टोरी, विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक नैरेटिव ऑफ द नॉवेल, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी फीलिंग्स ऑफ एनीबॉडी। तो मैं एक फीचर आपको पढ़ के सुनाता हूँ, है ना? आप लोग सांची जाएंगे अभी, इसमें जो चैप्टर है वो बताता है कि बचपन में आप सांची कैसे जाते थे। तो बचपन में सांची खेलने की जगह थी। बचपन में सांची आप जाएंगे, स्तूप है, सीढ़ियां थी लंबी, वो रायसेन पत्थर की लाल सीढ़ियां थी, बगल से बेरियों के जो पेड़ थे या सीताफल के जो पेड़ थे या बाकी जो फ्रूट्स के फ्रूटी ट्रीज थी, वो पूरे उस पहाड़ी पे बिखरी हुई थी। और आप जाते थे, आप ऊपर चलते थे, नीचे जाते थे, आप उसके दाहिने वाले स्तूप में जाते थे, पीछे वाले स्तूप में जाते थे, आप पूरे मैदान में दिन भर गुजारते थे, आप फल तोड़ते थे, वहां पिकनिक मनाते थे, खाना खाते थे। लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपने कैसे देखना शुरू किया, और आपको जो तोरण द्वार वहां पर है या वहां पर जो स्तूप बने हुए हैं, और आपको देखना यह है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कोई भी चित्र नहीं बनाए जाएंगे,
और गीत संगीत के प्रति भी उनका कोई बड़ा वो नहीं हो, तो हिंदू सनातन में गीत संगीत भजन आदि चलते हैं। तो कैसे कारीगरों ने स्तूप जो कि बौद्ध प्रतीक है उस पर अपना काम किया, एक पैरा पढ़कर सुनाता हूं। उन पर चित्रित कहानियां देखने लगे। आप सांची जाएं तो जरूर देखिए, गाइड आपको बताएगा। वहां पर एक पूरा का पूरा संसार, राजा और रानियों की कहानियां, पशुओं और पक्षियों का चित्रण, यक्षों और यक्षिणियों की मुद्राएं, सामंतों, सेवकों और निपादकों की वेशभूषा, शोभा यात्राएं, बुद्ध के धर्मोपदेश, वन विहार और जन क्रीड़ाएं, यथार्थ जीवन और अलौकिक घटनाएं, गहने, कपड़े और पगड़ियां, हाथी और सिंह, गांव के पुरुष, स्त्री पुरुष, देवता और बुद्ध का कपिल वस्त्र त्याग, विदूषक और कुंभाएं, बुद्ध को विचलित करने वाली मार की सेना की पराजय, नागों का वन विहार, बुद्ध देव का गंगा नदी पर स्नान करना, जल क्रीड़ा करते मनुष्य, एक पूरा का पूरा संसार वहां जीवंत हो उठा। कार्तिक ने पत्थरों पर खुदी एक जातक कथा को पहचान लिया। वो जो कथाएं हैं सारी जातक कथाएं, जो बुद्ध की जीवन की कथा है। दीदी से कहा, ये तो शाम जातक लगता है, इसके बारे में पढ़कर देखते हैं। प्रत्येक जातक कथा में एक शिक्षा और उपदेश है जो मनुष्य को पवित्र जीवन की ओर ले जाना चाहता है। शाम जातक में भी यही है। इसमें शिल्पी ने वन के तपस्वियों के जीवन की एक इच्छा दिखाई है। शाम वन में एक कुटिया में रहकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता है। ये चित्र वहां लगा हुआ है। एक दिन वो पास की नदी में पानी भरने के लिए जाता है। उसी समय वाराणसी का राजा भी वहां शिकार खेलने आता है। शाम के घड़ा भरने से जो आवाजें आती हैं उससे राजा को लगता है कि नदी में मगरमच्छ है और वो बाण छोड़ देता है। बाण झल भरते हुए शाम को जा लगता है, वो चीख मारकर गिर जाता है। ये सारे चित्र बने हुए ऐसे खुदे हुए। राजा मनुष्य की चीख सुनकर पास जाता है और देखता है कि तीर हाथ से निकल चुका है और शाम अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके बूढ़े माता पिता का विलाप मन को हिलाए दे रहा है। राजा भी दुखी होता है। उनके दुख से दुखी होकर इंद्र, जो भगवान बुद्ध का अनुचर है, उनके आगे आकर खड़ा हो जाता है और शाम को नया जीवन देता है। ये पूरी कहानी वहाँ ऐसी खुदी हुई है। अब जो सांची देखने जाएंगे तो वो बचपन की पिकनिक नहीं है, वो एक ज्ञान का तरीका है, वो आपको बौद्ध जीवन में ले जाता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं इसमें हैं। वैसे ही जैसे कि आप पीछे भोजपुर मंदिर में जाएंगे तो ये आपको 1100 के आसपास का शिव की बहुत सारी प्रतीक और कहानियां। तो भारत में जो कला संस्कृति की बात है तो पढ़ के आप समृद्ध हो सकते हैं, पढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। साहित्य में इस बात की सवाल कर सकते हैं कि आप अपने संस्कृति को कैसे देखेंगे, आप अपनी कलाओं को कैसे देखेंगे। तो उसमें आप इन चीज़ों को अगर लेके आएंगे तो वो भाषा को समृद्ध बनाएगी, आपकी पढ़ाई लिखाई को भी समृद्ध बनाएगी। अंतिम रूप से मैं मेरा एक दूसरे उपन्यास जो म्यूजिक पर है, ये शास्त्रीय संगीत के ऊपर है, इसमें से एक छोटा सा पीस और पढ़ के सुनाऊंगा और फिर समाप्त करूंगा। देखिए, जो भारत से लोग हैं, जो अदरवाइज भी हैं, भारत में जो शास्त्रीय राग हैं, उन रागों को शुरुआत में विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ के देखा जाता था और उनके नाम उन क्षेत्रों के नाम पर थे जहाँ से कि वो आते थे। जैसे सौराष्ट्री नाम का एक राग है, खंबाती नाम का एक राग है, बहुत सारे, मालवी तो है ही है, गुर्जरी एक राग है जो गुर्जर प्रदेश से आता था। आगे चलकर इन रागों को प्रहरों से जोड़ा गया। ये सुबह का राग है, ये दोपहर का राग है, ये शाम का राग है। दोपहर में आपके मन में जो फीलिंग आती है, शाम के मन जो आपके मन में प्रेम और शांति की एक फीलिंग आती है, सुबह जो आपके मन में उल्लास या भगवत भक्ति की बात आती है, वो रागों से जोड़ के देखा गया। तो राग फिर प्रहर से जुड़ गए, फिर राग ऋतुओं से जुड़ गए। बसंत ऋतु का एक राग है तो उसको राग बसंत कहते हैं, है ना। मालती एक है तो वो फूल के नाम पर है। ऐसे तो ये बीर। अच्छा, फिर भारत में रागों और संगीत के ऊपर पेंटिंग बनाने की परंपरा चली। तो 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह रंगीली के समय में बहुत सारा पेंटिंग
करते थे। और पहले जो हमारे भक्तिकाल के कवि हैं वो प्रत्येक अपने पद्य के ऊपर वो राग भी लिखते थे जिस राग में गाया जाता है। तो आप देखें कि तूड़ी दोपहर में गाई जाती है, सुबह रामकली गाई जाती है, और वो वैसे ही आपके मन में भाव पैदा करती है जो उस राग के भीतर है। एक छोटा सा पीस है ये, इसमें भी एक रिसर्चर है जो घूम रहा है पूरे देश में संगीत के बारे में, और अंत में वो कलकत्ते में एक ख्याल गायक के घर पहुंचता है। ख्याल गायक उसको जहाँ रात में सोने के लिए कहते हैं, वहाँ बहुत सारी रागमाला पेंटिंग लगी है आसपास, तो वो रागमाला पेंटिंग की दुनिया में चला जाता है और वहां से उनसे कुछ बातचीत करता है। ये उस तरह का पीस है। अपनी यात्रा की उस अंतिम रात्रि में मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। ये वो सुना रहा है अपनी गुरु जी को, जिसे सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कलकत्ता घूमने के बाद मैं और स्मृति रियाजुद्दीन साहब के साथ उनके घर लौट आए थे। उस दिन सोने के लिए उन्होंने हमें वही कमरा दिया जिसमें रागमाला के चित्र लगे हुए थे। शुक्ल पक्ष की रात्रि थी और खिड़की से चंद्रमा की स्निग्ध चांदनी छन छन कर आ रही थी। उसमें रागमाला के चित्र अलग अलग कोणों से आलोकित हो रहे थे, कुछ प्रकाश में और कुछ छाया में। हम लोग बहुत देर तक पूरी यात्रा के बारे में बातें करते रहे और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। देर रात गए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिरहाने कोई बैठा है। मैं सोच ही रहा था कि उसने मेरे माथे को स्पर्श किया। ये किसी स्त्री का स्पर्श था। स्मृति तो पास में ही थी और नींद में थी, तो ये किसका स्पर्श था? तभी वो स्त्री झुकी और उसने मेरे माथे पर हल्का सा चुम्बन दिया। मैं कुछ बोलता उसके पहले उसने कहा, मैं गुर्जरी, अभी दोपहर में ही तो तुमसे मुलाकात हुई थी, पर तुम तो चित्र में थी। हाँ, पर जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनसे मिलने के लिए चित्र से निकलकर उनके पास आ जाती हूँ। तो मैं तुम्हें अच्छा लगा? उसने अपनी बड़ी आंखों से शरारत भरते हुए कहा, हाँ, मुझे उससे बात करना अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा, तुम तो राजा मानसिंह के यहाँ थी? नहीं, मैं गुजरात की हूँ, गुर्जर पतियालों के यहाँ रहती थी। मेरी ये दो सहेलियां मालवी और आंध्री हैं जो मालवा और आंध्र प्रदेश में रहती थी। मैंने देखा दो और सुंदर स्त्रियां मेरे आसपास बैठी थी। उनमें से एक ने कहा, पहले हम सुरग्राम में रहते थे। मेरी एक पूर्वज का नाम शर्जी था, शरस ग्राम में रहती थी। एक दूसरे का नाम गांधारी था और इसकी बहन का नाम ऋषुली था जो गांधार और ऋषभ सुरों में बसती थी। फिर हम लोग समूहों में बस गए। अब गुर्जरी ने कहा, जब समूह क्षेत्रों में बसे तो हमारे पूर्वजों के नाम क्षेत्रों के नाम पर होने लगे। जैसे सौवीरा सुबीर की थी, सौराष्ट्र की सौराष्ट्र की, खंबात की खंबात की थी। इन सब ने संगीत समुदाय को समृद्ध बनाया। फिर हम प्रकृति से हिल मिल गए। अब हमारे नाम मेघ, बसंत, हिंडोला और श्री जैसे होने लगे और हमें अलग अलग मौसमों के लिए उपयुक्त माना जाने लगा। बसंत तो यहीं पर है, तुम उससे मिले भी थे। बसंत ने मेरे पास आकर कहा, हाँ देवाशीष, हमें सबसे ज्यादा प्रकृति के पास रहने में आनंद आता है, पर सबसे ज्यादा सम्मान ईश्वर के पास रहने में मिलता है। हमारे भाई भैरव शिव भगवान के कंठ में बसते हैं। केदार भी उन्हीं का रूप है। हरसिंगार शिव का प्रेम रूप है। कांगड़ा कृष्ण के हृदय में बसती है और ये हरि नारायण विष्णु के। गुर्जरी कह रही थी, इसे फूलों के बारे में भी तो बताओ। ये कुसुम, कॉमेडी, कमल, निरोत्पल और बाल्टी भी तो हैं जो ईश्वर को अर्पण की जाती है। बसंत ने कहा, हाँ ये भी है, अब मैं कहाँ तक बताऊं। गुर्जरी ने मुझसे कहा, देवाशीष तुमने बहुत लंबी यात्रा कर ली है, अब एक ही सत्य जानना तुम्हारे लिए बाकी रह गया है। वो ये है कि हमें शब्दों में बखाना नहीं जा सकता, हमें किसी विषय, किसी थीम में बांधने का प्रमाण मत करो। हमें कोई बांध नहीं सका है। हम सतत प्रवाह की तरह हैं, वैसे ही जैसे हमारे चित्र भी अंत में किसी विषय, किसी थीम से बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ रंग शेष रह जाते हैं। हमें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम अनुभव की चीज हैं। हम सीधे दिल में उतरते हैं। हमें दिल में बसा लो तो हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे।